यह कहानी हमें लखनऊ से किसी बहुत ही मासूम और बेचारी दुख की मारी लड़की ने भेजी है। वह कहती है कि जैसे मैंने ये कहानी आप लोगों को सुनाई, आप भी वैसे ही आगे शेयर कर देना। शायद मेरी कहानी से आप लोगों को बहुत सी बातों को सही करने का मौका मिलेगा। चलिए सुनते हैं यह कहानी उसी दुखियारी लड़की की जुबानी। मेरी मम्मी पैरालाइज की मरीज थी, वह बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, लेकिन दूर से यह सब कुछ देख रही थी और चिल्ला रही थी, कह रही थी कि ऐसा ना करो, ऐसा अत्याचार ना करो, भगवान के लिए ऐसा ना करो। तुम उसके इकलौते भाई हो, तुम कैसे अपनी बहन के साथ ये सब कुछ कर सकते हो? पर मेरे भाई के सर पर न जाने क्या भूत सवार था। उसने उसी वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर लिया। उन्होंने तो अपना हाथ ऐसे झाड़ लिया जैसे कोई बहुत छोटा सा मामूली काम किया हो। मैंने कहा कि भाई, मैं मदद के लिए पुलिस वालों को बुला लूंगी। तो कहने लगा कि खबरदार, जो किसी ने भी मदद के लिए किसी को भी बुलाया, तुम लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहो। हम सबकी हालत बहुत बुरी थी और हमारी आंखों के सामने जो भी हुआ था, अगर वह कोई आम इंसान देख ले या किसी गैर के साथ होते हुए भी देख ले तो उसका दिल भी कलेजे से बाहर को निकल आए। यह तो हमारी अपनी बहन थी। हम लोगों को भाई पर बहुत हैरानी हो रही थी कि जिसका दिल इतना सख्त हो गया था कि इतना बड़ा पाप भी कर दिया और किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला रहा था। इतना भी नहीं कर रहा था कि किसी को बुला लेता, लेकिन 2 मिनट के बाद हमारी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे भाई ने अगले ही पल अपना सर जमीन में दे मारा और खुद ही जल्दी से पुलिस महिला सहायता लाइन 1091 को बुला लिया और कहने लगा कि जल्दी आ जाए, आकर मेरी बहन को बचा लो, क्योंकि मैं इसका। जब ये सब कुछ मेरे साथ हमारे घर में ये सब हुआ तो उस टाइम मेरी कम उम्र थी, लेकिन उम्र मेरी इतनी थी कि मैं इस कहानी को अच्छी तरह से सुनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। हमारा एक ही भाई था और उसका नाम कुणाल था। कुणाल भाई हमारा भाई ही नहीं बल्कि हमारी माँ के बराबर था। यूँ तो हमारी माँ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। कुणाल भाई ही घर के सारे खर्चे उठाते थे। हम दो ही बहनें थी। मेरी बड़ी बहन का नाम स्वाति था और मेरी अम्मी का नाम विनीता था। मेरा नाम अर्पिता। हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था और हम लोग एक पुराने घर में रहते थे। पुराने घर से मेरा मतलब ये है कि मेरे दादा परदादा का बनाया हुआ घर था। हमें यह घर बेचना था, लेकिन फिलहाल इस घर का कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग गुजारा करते हुए उधर ही रह रहे थे। हमारे घर के अंदर एक कुआं भी था और हम लोग वहां से पीने का पानी निकालने के लिए हमने मोटर लगवाई थी। मुझे तो यह घर बहुत अच्छा लगता था। इसके कमरे बड़े बड़े थे और यहाँ पर एक तय खाना भी था। मैं तो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन भाई कहता था कि हम अच्छा सा घर बनाएंगे। मेरी माँ ने एक दिन मेरी बड़ी बहन स्वाति दीदी को माँ कहने लगी कि हम भाई के लिए कोई लड़की देखते हैं, बेचारी की उम्र निकल जा रही है, तेरी शादी तो पता नहीं होगी या नहीं। अर्पिता तो अभी छोटी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कुणाल की शादी करवा देते हैं। मेरी स्वाति दीदी की शादी इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि वह बेजुबान थी और बोल नहीं सकती थी। शक्ल की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक गूंगी लड़की का रिश्ता तलाश करना कोई आसान काम नहीं था, वह भी जब माँ बिस्तर पर पड़ी हो। वैसे तो मर्द कहते हैं कि उन्हें औरतों की जुबान ही बहुत बेकार होती होती है, क्योंकि औरतें बहुत ज्यादा जुबान चलाती है, लेकिन फिर भी गूंगी लड़की से कोई शादी नहीं करता। मेरी माँ ने अपनी एक मुंह बोली भाभी को यह जिम्मेदारी सौंप दी, मेरे बेटे कुणाल के लिए लड़की तलाश करो, और हम उनके साथ मिलकर रिश्ता देखने के लिए जाने लगे। एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम सोनिया था। लड़की की उम्र भी भाई के जितनी ही थी, लेकिन मुझे तो वह भाई से बड़ी लग रही थी। लेकिन हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा था कि रिश्ता बस मिल जाता यही काफी था।
वो लड़की भी खूबसूरत थी क्योंकि माँ बिस्तर पर पड़ी थी। ननद गूंगी थी, यानी सारी जिंदगी उसने घर पर ही रहना था, माँ को भी संभालना था और घर भी हमारा बहुत पुराना था, देखने में बुरा लगता था। बस रिश्ता मिल गया और सोनिया हमारी भाभी बन गई। मैंने कहा कि हम धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी है, हम लोग ज़्यादा धूमधाम नहीं कर सकते। मेरी बहन एक छोटी है और उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। कहा कि हम भी अपनी बेटी को कोई दहेज तो दे नहीं सकते, पर अपनी फूल सी बेटी आपको दे रहे हैं। हमने कहा कि हमें फूल की तरह संभाल कर रखेंगे, आप फिक्र ना करें। हम लोग तो खुश थे कि घर में भाभी आ रही है और 2 से 3 हो जाएंगे, औरतों का राज होगा तो मजे भी किया करेंगे। लेकिन सोनिया भाभी को अपने फोन से फुर्सत मिलती तो वह हमारी तरफ देखती या घर की तरफ देखती। फिर मम्मी ने कहा था कि 1 महीने तक भाभी से कोई काम नहीं करवाना। मम्मी रोज उसे कहती कि शाम को आकर मेरे पास बैठ जाया करो, मैं अपने बेटे कुणाल की दुल्हन को देखूंगी तो मेरा दिल बहल जाएगा। पर एक दिन मेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कोई दिल बहलाने की चीज नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हमने ये बात अपनी मम्मी को नहीं बताई, क्योंकि जो बिस्तर पर पड़ा होता है वह पहले ही लाचार और दिल छोटा किया रहता है और बहुत ज्यादा जज्बाती होता है। मेरी माँ ने अपनी चारपाई ऐसी जगह पर लगवा रखी थी जहाँ से पूरा घर नजर आता था। किचन का दरवाजा, दोनों कमरों का आंगन, वहां से सब कुछ साफ दिखाई देता था। मेरी भाभी बहुत उखड़ी उखड़ी रहती थी, अपनी ही मस्ती में मगन रहती थी। फोन से उनको जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही मेरा भाई घर पर आता अपना फोन बाहर रख देती और फोन से हाथ भी नहीं लगाती थी। मेरे भाई ने कहा कि सारे बाहर बैठकर चाय पियेंगी मम्मी की चारपाई के पास। हम लोग भी बहुत खुश हो गए। मेरा भाई सामान भी लेकर आया था, हम सभी इधर उधर की बातें करने लगे। फिर मेरा भाई बहुत बिजी रहने लगा और उसके पास हमसे बात करने का भी वक्त नहीं होता था। मेरा भाई कोई बात छेड़ा तो भाभी कहने लगी कि पूरा दिन इतने काम होते हैं कि फोन देखने का भी टाइम नहीं मिलता। और हम लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि भाभी तो फोन को छोड़ती ही नहीं, फिर भाई के सामने झूठ क्यों बोल रही है। भाई ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं है, माँ बीमार है, मेरी और बहनें छोटी है, तुमने ही सब कुछ संभालना है। तो कहने लगी कि हाँ बिल्कुल मैं ही संभालूंगी। लेकिन वह कुछ भी नहीं संभालती थी और वह सुबह कमरे से देर से निकलती और सुबह नाश्ता उनको तैयार मिलता था। उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर कमरे में दे देते थे, क्योंकि भाई दोपहर को खाना खाने नहीं आते थे। शाम की चाय वह खुद बनाती थी और कभी कभार भाई आ जाते थे और रात का खाना वह भाई के साथ कमरे में ही खाती थी। पूरा दिन वह अपने कमरे तक की भी साफ नहीं करती थी। मुझे कहती थी कि अर्पिता मेरा कमरा साफ कर दो, मेरी अम्मी सो रही है। और सोनिया भाभी किचन में खड़ी थी। जब मुझे मेरी भाभी ने कहा कि कमरा साफ कर दो, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं भाभी का कमरा साफ करने गई तो जैसे ही अंदर गई तो मुझे देखकर उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने एक नजर देखा कि उनके कमरे में कोई बैठा हुआ है, लेकिन मैं ठीक से नहीं कह सकती, पर उनके कमरे में कोई बैठा हुआ था और वह मेरा भाई तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं किचन में आ गई और मैंने अपनी मम्मी से कहा कि लगता है भाभी का कोई मेहमान आया है। हमने न उनको चाय पूछी न पानी, मैं चाय बनाकर ले जाती हूँ। उनके कमरे में कोई उनसे मिलने के लिए आया है तो वह कहने लगी कि कब आया मुझे तो नहीं पता। मेरी बहन, वह इशारों से बातें करती थी और मुझे उसके इशारे अच्छी तरह समझ आते थे। उसने चाय बना दी और मैं ट्रे नमकीन बिस्कुट चाय सजाकर जब कमरे में गई तो मेरी भाभी ने दरवाजा खोल दिया और कहने लगी कि चलो सफाई करो। लेकिन जब मेरे हाथ में सामान देखा तो कहने लगी कि ये क्या है, यह कोई चाय का वक्त है। मैंने कहा कि वह आपके मेहमान आए हैं ना, तो यह बात
सुनकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। कहने लगी कि कोई मेहमान नहीं आया। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। अगर कोई मेहमान आया भी होता तो मैं खुद जाकर बाहर चाय बना लेती। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तेरा भाई बड़ी मेहनत से कमाता है। जब कोई आया नहीं था तो तूने दिन दहाड़े चाय क्यों बनवाई? मैंने कहा कि मैंने खुद देखा था अंदर कोई आदमी बैठा था। इस बात पर मेरी माँ भी चुप हो गई और मुझे तो यह कहकर डांटने लगी कि तूने सही से देखा नहीं होगा, तुझे गलतफहमी हुई होगी। पर मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे मैं कमरे में गई थी, दरवाजे के पास ही कोई बैठा हुआ था। कोई लड़का था। हमारा भाई भी जवान था लेकिन वह लड़का नहीं लगता था। मुझे लगा कि शायद भाभी का भाई या कोई कजिन होगा। मैं इस टॉपिक को छोड़ दिया लेकिन भाभी तो अपनी औकात दिखाने लगी। वह पूरा दिन हमसे झगड़ा करती हो और जब शाम होती तो रोना शुरू कर देती और हमारे भाई से कहती कि तुम्हारी बीमार बीमार माँ, गूंगी बहन और ये छोटी जिसको तुम छोटी समझते हो, ये तीनों मिलकर मुझे पूरा दिन बुरा भला कहती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मुझसे ही सारे घर का काम करवाती है, मुझे ताने देती है, मुझे टाइम पर खाना नहीं देती और मुझे बातें सुनाती है। भाई ने पहले तो ये सब कुछ नजरअंदाज किया, फिर उसकी भाभी के साथ लड़ाई होने लगी। एक दिन वह गुस्से से अपने कमरे से निकला, हम सबको भी बुला लिया, मम्मी के चारपाई के पास बैठ गया और कहने लगा कि आप लोग खुद ही पसंद करके लाए हो ना सोनिया को, फिर क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? मेरी शादी करवाई है तो मुझे सुकून से रहने दो। मैं जब घर आता हूँ तो वह रोती रहती है कि आज मेरे साथ ये हुआ है और आज मेरे साथ वह हुआ है। तुम लोगों के कामों के लिए तो नहीं लाया हूँ। 2 जवान बहनें हैं मेरी और इस घर में काम में कितने हैं? इससे थोड़ी बहुत काम करवाओ। यह किसने कहा कि यह सारे घर का काम करेगी? मेरी बहन तो कुछ बोल नहीं सकती थी और मेरी माँ ने कहा कि हम उससे कोई काम नहीं करवाते, उसका अपना दिल करता है तो वह कुछ करती है, नहीं तो नहीं करती। तू यह बता, जब से इस घर में आई है तूने कभी इसके हाथ का खाना खाया है? तेरी बहन ही खाना बनाती है। वो घर में काम में कितने हैं? सब काम मेरी बेटियां ही करती है, वह नहीं करती। हम उसे कोई काम नहीं करवाते, हम तो उसका कमरा भी खुद साफ करते हैं। कहने लगा कि फिर क्या वह झूठ बोल रही है? तो मेरी माँ ने कहा कि ये तो तू ही अच्छे से जानता है या फिर वह जानती है। अभी हम लोग बोल रहे थे कि वहाँ भाभी भी आ गई, हमारी अपनी समस्या थी और उनके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फसाद बना दिया। जो बात घर की बात समझकर चुपचाप हो रही थी वह लड़ाई झगड़े में बदल गई। भाई ने आखिर यह कह दिया कि मुझे चुप करके कमाने दो और ये घर की लड़ाइयाँ खुद सुलझाओ, नहीं तो मैं कोई और फैसला करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई क्योंकि वह इसका मतलब समझ गई थी कि वह अपनी बीवी को लेकर अलग होना चाहता था। ऐसे में अगर वह हमें छोड़कर चला जाता तो हम क्या करते? माँ हमारी बीमार थी और मेरी बहन स्वाति की शादी नहीं होने वाली थी। मेरी तो अभी पढ़ाई चल रही थी। माँ ने हमें कह दिया कि यह जो भी बुरा भला काम करती है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कुछ बोलती है, कोई बात करती है तो आगे से जवाब नहीं देना, नहीं तो उसे मौका मिल जाएगा और वह तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है, उसके दिल में नफरत डाल रही है और अगर उसको पता चल गया तो और भी ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए बस तुम चुप रह जाया करो। हमने कह दिया कि ठीक है, हमें घर का माहौल खराब नहीं करना। पर मैं इस बात पर हैरान थी कि उसने मेरे भाई को कैसे अपने जाल में फंसाया था। एक दिन मैं उसके कमरे के पास से जा रही थी तो वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं भी उसकी बातें सुनने लगी। वह कह रही थी कि तुम तो जानते हो कि तुम्हारे अलावा मेरा कौन है, तुमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मैं समझ गई कि वह मेरे भाई से ही फोन पर बात कर रही है और मैं उनकी बातें सुनने लगी क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी थी।
और साथ साथ यह भी सोच रही थी कि कैसे भाई को अपनी बातों में फंसा लेती है। जितने प्यार से बोल रही है, आवाज भी ऐसे निकाल रही है जैसे कोई जवान लड़की हो। जबकि हमारे साथ लड़ती थी, ऐसी आवाज निकालती थी कि सुनकर सर में दर्द हो जाता था। इधर उधर की बातें करके आखिर में उसने ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान रह गई और मेरे दिल में हजार सवाल जाग उठे। ऐसी ऐसी बातें भी कर रही थी कि जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। लेकिन जब इतनी सुन ली तो फिर दो चार और भी सुन लेती, पर आखिर में उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर बात होगी। पुष्कर ही है। पुष्कर कौन था? मेरे भाई का नाम तो कुणाल था। ये किसी पुष्कर नाम के आदमी से बात कर रही थी, और यह जो इतनी प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रही थी, ये भाई से नहीं कर रही थी। मेरे अंदर बदले की आग थी और मुझे गुस्सा भी आया हुआ था। मैंने सोच लिया कि मैं भाई को ये सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी भाई के आने में बहुत टाइम था। तो यह सारी बात मैंने अपनी बड़ी बहन स्वाति को बता दी। वह को इशारा करके बोलने लगी कि खबरदार, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस तरह की कोई बात नहीं करनी, घर में कोई फसाद नहीं करना, और तुम फसाद की जगह जगह घर में तूफान लाना चाहती हो। खबरदार, जो तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। मैंने उसे कहा कि तुम समझ नहीं रही हो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि भाभी किसी और से बातें कर रही थी। वह कहने लगी कि हो सकता है उसका कोई कजन हो या फिर भाई हो, हमें किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा कि कोई भी अपने भाई से ऐसी बातें नहीं करता। मेरा भाई बहुत ज्यादा शक्की था और वह हमें फैशन भी नहीं करने देता था। घर में टीवी भी नहीं था, और हम लोग जिस इलाके में थे, जिस शहर में रहते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। टीवी और रेडियो तो हमारे घर था, लेकिन वह फिर भी हमारे घर के माहौल को इस तरह से बना कर रखता था कि बस हम अपनी मर्जी से सांस ही ले सकते हैं। जब मम्मी से शिकायत करते थे कि मेरी सहेली के घर तो फोन है, कंप्यूटर है, सबके हाथों में फोन है, माँ कहती कि वह तुम लोगों को पालता है, तुम्हारा बाप तो इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे लिए पैसे कमाता है। अगर घर इसका है तो फिर उसूल भी उसके होने चाहिए। मम्मी के पास एक छोटा सा फोन था, बस उसी पर वह कभी फोन करके पूछ लेता कि क्या बनाना है और क्या खाओगे। भाई और भाभी की आपस में झगड़े भी बहुत होते थे, लेकिन कभी भाभी हमारे साथ बैठ जाती तो बस यही जताने की कोशिश करती कि तुम लोगों के भाई ने तो मुझे रानी बनाकर रखा हुआ है, मेरी हर बात मानता है। और एक दिन फिर मेरी भाभी किसी से फोन पर बात कर रही थी, बल्कि इस बार तो वीडियो कॉल कर रही थी। मैं खिड़की में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ था और इसलिए पता नहीं चल रहा था कि बात किससे कर रही है। यानी मुझे भाभी की शक्ल तो नजर आ रही थी, लेकिन फोन वाले बंदे की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगता है कि उसको लोगों को अलग अलग नामों से बुलाने की आदत थी। इस बार कहने लगी कि हर्ष, तुम्हारी बड़ी याद आती है। अब यह हर्ष कौन था? मैं चुप करके बैठी रहती, किसी को कुछ ना बताती, और यह औरत भी तो हमारे सर पर नाच रही थी। तो जब उसकी कमजोरी हमारे हाथ में आ रही थी तो हम क्यों ना कुछ बोलते। इस बार मैंने यह बात अपनी बहन को नहीं बताई। वह तो डरपोक थी, उसने फिर मुझे रोक देना था। मैंने भाई के आने का इंतजार किया, सबके सामने यह बात अपने भाई को बता दी। मैंने बिल्कुल कोई लिहाज नहीं दिखाया था। मैंने कहा कि भाई, आज भाभी किसी से बात कर रही थी वीडियो कॉल पर, वह भी बहुत ज्यादा तैयार होकर, और कह रही थी कि हर्ष, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं यह बात कहा कहा तो मेरे भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी माँ ने कहा कि बदतमीज कैसी बातें कर रही है। मैंने कहा कि मैं वहीं पर थी, वो वही कर रही हूँ जो मैंने भाभी को करते हुए देखा है। मुझे इस बात का भी गुस्सा था कि हमें मोबाइल नहीं रखने देता था और अपनी बीबी को मोबाइल रखने दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि आज भाभी फंस गई थी और आज उनकी क्लास लगने वाली थी। वह भी सुनकर हैरान रह गई। मेरे भाई ने कहा कि ये क्या कह रही है अर्पिता, किससे बात कर रही थी तुम? मैं समझी थी कि मैं जीत गई, लेकिन भाभी ने तो बाजी पलट दी।
वह कहने लगी कि नहीं, मैं तो फ़ोन में कोई रील देख रही थी, उसे सीरियल में यह डायलॉग था और इससे पूछो कि क्या इसने किसी को देखा था। अब मैं भी तो सच्ची माँ की बेटी थी, अगर मेरे अंदर कोई चालाकी होती तो मैं कह देती कि हाँ, मैंने देखा था किसी को। मैंने कहा कि नहीं देखा तो नहीं किसी को, पर फ़ोन की तरफ देखकर हँस रही थी। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया और मेरे भाई ने रख के मेरे मुँह पर थप्पड़ दे मारा। उसने कहा कि अगर वह फ़ोन पकड़ के हँस रही थी और फ़ोन की तरफ देख रही थी, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह किसी और से बातें कर रही थी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जुबान से ये शब्द निकालने की, अपनी भाभी को छुप-छुप के देखने की? पहले तो मुझे बता कि तू वहाँ पर कर क्या रही थी और अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाती हो, वह भी सबके सामने। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी भाभी ने आग में तेल डाला, रोना शुरू कर दिया कि आपकी छोटी-सी बहन ने मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। यह क्या मेरे कमरे में ताका-झाकी करती रहती है? उस दिन भी वह कह रही थी कि भाभी के कमरे में कोई बैठा है, जबकि आप अपनी माँ से पूछो क्या घर में कोई आया था? माँ जी आप बताएं, आपने किसी को आते हुए देखा था? तो मेरी माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने तो किसी को नहीं देखा था, मेरे तो चारपाई सामने पड़ी है। मेरी माँ ने भी सच का साथ नहीं दिया। वह मेरा साथ भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पहले कि मुझे दूसरा थप्पड़ पड़ता, मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और भाई को अपनी कसम दे दी कि इस पर दोबारा हाथ नहीं उठाना। मेरी तो अच्छी भली बेइज्जती हो गई और मैंने अपनी भाभी को गुस्से से देखा तो मेरे भाई ने कहा कि देखो यह कैसे मुझे घूर रही है। इस लड़की का तो दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा, आज से इसकी पढ़ाई बंद। मैं उनके कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि नहीं, मेरी पढ़ाई ना बंद करवाना। लेकिन मेरे भाई ने कह दिया कि अब से पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। मेरी तो डिग्री भी पूरी नहीं हुई थी और यह सब मुझ पर बहुत भारी पड़ गया था। मैं दिन रात रोती रहती और मुझे पढ़ने का इतना शौक था कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ पढ़ लिख कर बन जाऊं, पैसे कमाऊंगी ताकि भाई से पैसे ना लेने पड़े, अपनी माँ का इलाज खुद करवाऊंगी। और जिनके बाप नहीं होते या ना उनके दिमाग में इस तरह की बातें, इस तरह के इरादे आते हैं, मेरे दिमाग में भी था। मगर अब सब कुछ खत्म हो गया। किसी की पढ़ाई को रोक देना उस पर सबसे बड़ा जुल्म है, उसके फ्यूचर को बर्बाद करना है। मैंने सुबह फिर भाई से माफ़ी मांगी और और भाई भाभी से भी माफ़ी मांगी, तो कहने लगे कि नहीं करनी थी तो ना मेरी जासूसी क्यों मेरी जासूसी कर रही थी, मेरे कमरे में छुप-छुप के लोगों को देख रही थी, इधर-उधर छोटी-सी चुईया बनकर। अब घर में ही बैठ मैं हैरान रह गई कि मेरी भाभी खुलेआम मुझ पर हँस रही थी। मैंने कहा कि आप हँस रही हो? तो कहने लगी हाँ, यह देखो हँस रही हूँ और मुझे अजीब-सा हँस के दिखाने लगी। मुझे लगा कि मेरी भाभी इतनी भी बुरी नहीं है, बस मैं थोड़ी खड़ूस औरत है और जैसे चालाक भाभियाँ होती है, लेकिन यह तो न सिर्फ बुरी थी, बाल बाल के इसका किरदार भी ठीक नहीं था। कहने लगी कि अभी तो तुम्हारी पढ़ाई बंद करवाई, अब तुम्हारे गूंगी बहन को इस घर से निकाल दूँगी। तुम्हारी माँ को इस दुनिया से भेज दूँगी और तुम्हारी शादी तो कम उम्र में ही करवा दूँगी ताकि तुम्हें समझ जाए, फिर यह पूरा घर मेरा हो जाएगा। इस पुराने घर को बेचकर डिफेंस में बंगला लूँगी। और तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बुड्ढे भाई से शादी क्यों की थी? कहा तुम्हारा भाई और कहा मैं। यह घर देखकर कि 2-4 लोग हैं, उनको तो मैं एक झटके में पार करवा सकती हूँ। मैं हैरान थी कि वह मेरे सामने ये सब कुछ बोल रही थी। उसे डर नहीं था, लेकिन उसे पता था कि वह मेरे सामने कुछ भी बोलेगी तो मैं तो साबित ही नहीं कर पाऊँगी, इसलिए तो बोल रही थी। मेरे पास कौन-सा कोई फ़ोन था जो मैं उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती, और रिकॉर्ड भी कर लेती तो उसने मुकर जाना था। वह लोगों से भी छोटी से छोटी बातों के पीछे गीता उठाकर उसकी कसम खाती है। हमारे घर में कभी भी किसी ने गीता जैसे पवित्र किताब की कसम नहीं खाई थी और अब दिन-रात भाभी उस पवित्र किताब की कसम खा लेती थी। कोई बात होती तो कहती कि मैंने नहीं किया।
मेरी माँ कहती थी कि जिस जगह पर छोटी-छोटी बात में ऐसी पवित्र किताब की कसम खाई जाती है, भले वह सच्ची ही क्यों ना हो, उस घर में सरस्वती माता नाराज हो जाती है और वह घर पाई-पाई के लिए मोहताज हो जाता है। वह बार-बार ये कहती थी कि उसके मामले में न पढ़ा करो और एक दिन फिर भाभी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि बुढ़िया की जान अटकी हुई है। मेरे भाई ने कहीं नया काम पकड़ा हुआ था और वहाँ पर मैं नाइट भी लगता था। भाभी के कमरे से देर रात तक किसी से बातें करने की आवाज़ आती थी। ऐसे ही था कि हम लोग आँखों देखी मक्खी को निगल रहे थे क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे। एक दिन मेरी माँ ने पूछ लिया कि सारी रात तुम किससे बात कर रही थी? तुम्हारा पति तो नाइट ड्यूटी कर रहा था। तो कहने लगी कि आपके बेटे से ही बात कर रही थी, जबकि हमें पता था कि भाई जिस जगह काम के लिए गया था, उसने वहाँ पर काम करना था और रात को बैठकर अपनी बीवी से बातें नहीं कर सकता था। फिर एक और बात पता चली कि बात स्वाति को पता चली थी। उसने रिपोर्ट देखी और मुझसे पूछा कि यह क्या है? तो मैंने उसे बताया कि भाभी ने शायद अपना अबॉर्शन करवाया है। यह बात हमने अपनी माँ को बताई तो हमारी माँ तो बच्चे की तरह रोने लगी कि मैं कब से तरस रही हूँ अपने बेटे की औलाद देखने के लिए और शायद इसलिए जिंदा हूँ और इस औरत ने यह क्या कर दिया। अब तो माँ ने भी फैसला किया कि भाई से बात करनी पड़ेगी, लेकिन भाई की पहले से ही इस बारे में कई बार लड़ाई हो चुकी थी और जब हमने बात की तो उसने गुस्सा हम पर निकाल दिया और कहा कि शादी करके लाया हूँ, खरीद कर तो नहीं लाया। नहीं, बच्चा पैदा करना चाहती तो ना करे, उसका बच्चा कौन संभालेगा? मेरी माँ ने कहा कि वह क्यों संभालेगी, हम मर गए हैं क्या? तो मेरा भाई कहने लगा कि आप लोगों से अपना तो संभाला नहीं जाता, उसको दिन रात बुरा भला कहते हो तो उसकी क्या सेवा करोगे? गुस्सा उसको भी था और उसके दिल में भी यह बात थी, लेकिन उसे भी पता था कि वह कुछ नहीं कर सकता, घर का माहौल खराब ना हो, इसलिए हमें कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो, बस जो होना था वह हो गया, अब उसके बारे में ज्यादा बात करके क्या मिलेगा। मेरी माँ ने कहा कि हम तेरी बीवी के दुश्मन नहीं है, वह हमारी दुश्मन है, हम तो अभी भी उसका ख्याल करते हैं, कभी किसी के सामने उसकी बुराई नहीं की। उन लोगों को यही कहते हैं कि बड़ी अच्छी बहू है, हमारा बहुत ख्याल करती है। और मेरे भाई ने कहा कि ये सब छोड़ो, स्वाति की शादी करवा दो। तो मेरी माँ ने कहा कि इस बेचारी से शादी कौन करेगा? भाई ने कहा कि एक रिश्ता देखा है मैंने तो। मेरी माँ खुश हो गई। तूने भी अपनी बहन के बारे में सोचा, क्या करता है लड़का? तो भाई कहने लगा लड़का नहीं है, उसकी शादी एक पहले हो चुकी है, उसकी उम्र 40 साल की होगी, उसकी 8 बेटियां हैं, वह दोबारा शादी करना चाहता है क्योंकि उसको औलाद चाहिए। वह मेरी बहन स्वाति से शादी कर लेगा और दहेज भी नहीं चाहिए, उसकी पहली बीवी बहुत बीमार रहती है। मेरी माँ ने जब पूरी बात सुन ली तो कहा कि इससे तो अच्छा है कि मैं स्वाति को यह जो घर में कुआं बना हुआ है ना, उसी हो सके तो उसके अंदर धक्का दे दूं, लेकिन ऐसे रिश्ते में कभी ना धकेलूं कि जहां पर उसकी औकात सिर्फ एक नौकरानी जैसी होगी। अपने घर में बैठी है और अपने नसीब का खाती है। तुझे अगर अपनी कमाई का गुमान है तो तेरे घर भी तो बनाया हुआ है, सारे घर का काम तो वही करती है, फिर यह उसके बाप का भी तो है। नहीं भेजना मुझे उसको कहीं भी, और इधर ही रहेगी, नहीं करनी मैंने उसकी शादी। भाई को इस बात पर और गुस्सा आ गया और भाई हमसे दूरी होता चला जा रहा था और बहुत ज्यादा बदतमीज और मतलबी हो गया था। मेरी पढ़ाई छुड़वा दी और स्वाति के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आया था, जबकि ऐसे रिश्ते तो स्वाति भाभी को मिलने थे, लेकिन मेरा भाई पहले ये कहता था कि इसकी शादी ऐसी जगह नहीं करवानी, जो काम पहले इसके लिए गलत था, बुरा था, वह अब सही कैसे हो रहा था। इससे अंदाजा यही लगा सकता सकता था कि मेरी भाभी ने उसके दिमाग पर भी कब्जा कर लिया था। घर में छोटी बड़ी मुसीबतें तो आती रहती है, लेकिन यह नहीं पता था कि कुछ बहुत बुरा भी हो जाएगा। हमें क्या पता था कि अभी फाइनल खेल बाकी था और ये सब कुछ भाभी के दिमाग से निकल रहा था।
उसने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। मम्मी के लिए घर में फल फ्रूट आता था वह खत्म करवा दिए और स्वाति को एक ऐसी जगह पर धकेलना चाहती थी जहां पर वह सिर्फ एक नौकरानी बनकर रहती। उसे वहां से किसी तरह बचा लिया गया और पता नहीं उसकी अगली चाल क्या थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हमारी समझ से बाहर था, क्योंकि वह अकेले ही दांव चल रही थी और हम लोग सिर्फ उसका वार्ड सह रहे थे। एक दिन भाई भी घर पर ही था, लेकिन वह बैठा था, शायद कोई जरूरी काम कर रहा था। वह लैपटॉप पर बैठा काम में लगा हुआ था। उसने शाम को ही कहा था कि मुझे आज बहुत जरूरी काम करना है, बस मेरा खाना बैठक में ही दे दो। मैं उसे खाना देने के लिए गई थी जब मैंने देखा कि भाभी के कमरे में कोई है और एक पल को मुझे लगा कि मेरा भाई है, लेकिन अगले ही पल मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि बैठक के दरवाजे से भाई और उसका लैपटॉप नजर आ रहा था। तो फिर यह आदमी कौन था जो भाभी के कमरे में खड़ा था? मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। मेरी जब से पढ़ाई छुट्टी थी मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा कि आज यह मौका हाथ से जाने ना दूंगी। आज तो सबूत खुद चल कर के घर आया है। मैं जल्दी को भाभी को भाई के सामने शर्मिंदा करवाना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। और उस दिन मेरी पढ़ाई बंद हुई थी। मुझ पर इल्जाम बड़ा लगाया गया था। अब मेरा यह क्या बिगाड़ लेगी? आज मैं इनका खेल खत्म करने वाली थी। अब मेरे पास खोने के लिए क्या था? मैं जल्दी भाई के कमरे में गई और मैंने कहा कि भाभी के कमरे में कोई आदमी है और वह उसके साथ बातें कर रही है। भाई ने कहा कि तेरा फिर दिमाग खराब हो गया है, तुझे फिर नाश्ता पानी करवाना पड़ेगा। वह थप्पड़ की बात कर रहे थे और मैंने कहा कि आप मुझे जितना मर्जी मार लो, लेकिन पहले जाकर देखो आपकी पत्नी क्या कर रही है। रात का वक्त था और मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी। मैंने देखा कि भाभी के कमरे में कोई है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आप तो बैठक में बैठे हैं। अगर आपको यकीन न हो तो अभी जाकर खुद देख ले। लेकिन चुपके से जाना हुआ कहने लगा कि अर्पिता, तुम बार बार अपनी भाभी पर इल्जाम लगा रही हो। वह मेरी पत्नी है और इस घर की इज्जत है और मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तेरा यह इल्जाम झूठा निकला ना, तो वह जो रिश्ता मैंने स्वाति के लिए ढूंढा था ना, उस आदमी से मैं तेरी शादी करवा दूंगा। इसी बात का तो मुझे डर था, क्योंकि भाई भी तो हमारा नहीं था, क्योंकि मेरा दुश्मन भी कमजोर नहीं था। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने भाई से कहा कि आप जल्दी चलो और आपको सच पता चल जाएगा। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मैं झूठी साबित हुई तो मेरे साथ वह सब करेगा जो उसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो मैं तो बुरी तरह से फंस जाऊंगी। लेकिन मुझे भगवान पर यकीन था कि कुछ बुरा नहीं होगा। पर जैसे ही हम लोग भाभी के कमरे की तरफ जाने लगे, भाभी हमें रास्ते में मिल गई और वह शायद हमारे पास ही आ रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि तुम क्यों आधी रात को जाग रही हो? तो मैं चुप हो गई। मेरे भाई ने कहा कि कौन है तुम्हारे कमरे में? तो कहने लगी कि मेरे कमरे में आपके सिवा किसको आना है। अरे मैं तो आपको ये बताने आ रही थी कि स्वाति के कमरे में कोई है। मैं यह सुनकर हैरान रह गई और मेरा भाई भी कहने लगा, क्या फालतू बातें कर रही हो? मेरी बहन के कमरे में इस टाइम कोई आदमी कैसे हो सकता है? तो कहने लगी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप भी खुद जाकर देख लो। और अर्पिता, तूने भी तो देखा था और अपने भाई से आकर मेरा इल्जाम लगा रही है। भाई मुझे अब खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। मैं हैरान रह गई और हम जब उसके कमरे में गए तो हमने उसके दरवाजे को बजाया तो दरवाजा अंदर से बंद था। मगर मेरी बहन कभी भी अंदर से दरवाजा बंद नहीं करती थी, क्योंकि एक तो वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए दरवाजे को बंद नहीं करती थी, क्यों कि कहीं कोई समस्या बन जाए। और वह बेचारी गुलाबी नहीं कर सकती थी। मेरे भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने दरवाजे पर जोर जोर से लाते मारने लगा और इसी तरह दरवाजे को तोड़ दिया। सामने का मंजर देखकर हम सब लोग हैरान रह गए। स्वाति बिस्तर पर बैठी थी और एक लड़का खिड़की से भाग रहा था।
वह भाग गया था, लेकिन सबने देख लिया कि कोई लड़का था जो अंदर था और हमें देखकर डर के भाग गया है। मेरे भाई ने ये मंजर क्या देखा, मारे गुस्से की आग बबूला हो गया और स्वाति के पास गया और उसका गुस्से से हाथ पकड़कर बाहर ले आया, बिल्कुल मेरी माँ की चारपाई के सामने। मेरी माँ भी शोर सुनकर जाग गई। जो पहले सो रही थी कहने लगा कि क्या कर रही थी तू उस लड़के के साथ? इस घर को तूने क्या बना लिया है? हम तो शरीफ लोग हैं। कौन था वह लड़का जो भागा है? तेरी शादी नहीं करवा रहे तो इन कामों में लग गई है। मेरी माँ भी ये बातें सुनकर हैरान होने लगी और मेरे भाई ने मेरी माँ को सारा सब कुछ बता दिया तो मेरी माँ अपने दिल पर हाथ रख कर बैठ गई। मेरे भाई ने कहा कि तुम लोग मेरी बीवी पर इल्जाम लगाते रहे हो, उसे बुरा बनाते रहे, लेकिन आज तुम लोगों का राज मेरे सामने खुल गया। ये है तुम लोगों की असलियत। और अम्मी आपको भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? देखो अपनी बेटी की करतूतें। मेरी माँ भी हैरान थी, वह तो बस रो रही थी। स्वाति तो बार बार इशारे कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब उसका कौन सुनता। घर में तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, यहाँ तक कि लड़के लड़ते लड़ते सुबह होने लगी। सुबह की रोशनी फैलने लगी और मेरे भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वह स्वाति को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वह पीछे पीछे जा रही थी और यह आगे आगे बढ़ रहा था और बोलता चला जा रहा था कि तूने अच्छा नहीं किया, अब तो हमारे घर की इज्जत को दांव पर लगाएगी। लोग क्या कहेंगे? लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मेरा भाई स्वाति पर चिल्लाता हुआ जा रहा था। स्वाति पीछे पीछे जा रही थी और मेरी माँ जो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, मैं भागकर अपने भाई के पास गई तो मेरे भाई ने मुझे धक्का दे दिया। मैंने भाभी से कहा कि भगवान के लिए भाई को रोको, भाई बहन पर हाथ ना उठा दे। तो कहने लगी कि दो चार थप्पड़ लगाने तो इतने तो इसके बनते हैं। मैंने कहा कि आपको अच्छी तरह पता है कि गलती किसकी है, तो उसने मुंह फेर लिया। मैं फिर भी उससे माफी मांग रही थी, कहा कि माफ कर दो मुझे, अगर मुझसे कोई गलती हुई है। मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाओ, वह बेचारी बेजुबान है, वह कुछ बोल नहीं सकती। तरस खाओ। मेरी भाभी मेरी हालत पर खुश हो रही थी, कह रही थी कि देखो आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है, लेकिन मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हम सब तो यही सोच रहे थे कि शायद भाई स्वाति पर हाथ उठाएगा, पर भाई ने तो गजब कर दिया। हम सब हैरान रह गए। उसने अचानक से स्वाति को कुएं के अंदर धक्का दे दिया। यह कुआं बहुत पुराने जमाने का बना हुआ था और बहुत ज्यादा गहरा था। अंदर से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मेरी माँ तो हैरान रह गई और बेहोश हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं चिल्लाई और मैंने कहा कि ये क्या किया भाई आपने, ये क्या किया? तो कहने लगा कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, वह इसी काबिल थी, कोई जरूरत नहीं उसको यहाँ से निकालने की, अंदर ही पड़ी रहेगी। मैंने कहा कि फोन करो किसी को, 109 पर 91 पर फोन करो, वही निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी सजा ना दो। वह आदमी तुम्हारी पत्नी के कमरे में था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाई ने कहा कि चुप करती हो या तुझे भी उसके पीछे भेज दूं? मैंने कहा कि भेज दो मुझे भी उसके पीछे, क्योंकि आज नहीं तो कल यही करोगे भाई। एक साइड खड़ा हो गया था। मेरी बहन की चिल्लाने की आवाज भी बड़ी मुश्किल से आ रही थी, क्योंकि वह तो बेजुबान थी, पैदाइशी गूंगी नहीं थी। जब मेरे इस दुनिया से गए तो उसने इतना सदमा लिया कि उसकी जुबान बंद हो गई। आज उसके साथ क्या हुआ? हमारे घर के बर्तन धोती रही, सफाई करती रही, रिश्ते वाले उसको रिजेक्ट करके जाते रहे, यह सब कुछ देखती रही और आज उस पर इल्जाम लग गया, इतना बड़ा इल्जाम। अब तो बेचारी के अंदर जीने की कोई ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन मैं उसे ऐसे इस दुनिया से जाने नहीं दे सकती थी। मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी और उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब होश में आती तो शायद उसकी एक बेटी इस दुनिया में न रहती। 1091 वालों का ऑफिस पीछे ही था। दिल तो किया कि उल्टे कदम भाग जाऊं और उसको बुला कर लाऊं। बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि
खबरदार जो घर से बाहर कदम रखा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भाई अपने कमरे में चला गया। जब भाभी आगे ब बढ़ी और कुएं में झाँक कर हँसने लगी और कहने लगी कि ओहो! ये तो रस्सी के साथ लटकी हुई है, बड़ी जान प्यारी है इसको, इसकी ज़िंदगी में है ही क्या? इससे तो किसी ने शादी भी नहीं करनी। वह हँस रही थी और हम लोग रो रहे थे। मैं क्या करती, मुझे तो उस वक़्त समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ के पास जाती, अपनी बहन को बचाती। आस-पास नज़र दौड़ाने लगी कि कोई रस्सी मिल जाए, जिससे अपनी बहन की जान बचाऊँ। मेरी भाभी स्वाति को चिढ़ाने लगी कि ये लो मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो और आगे आगे को जाने लगी। मैंने इतनी बेबसी अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। जब पापा इस दुनिया से जा रहे थे तब भी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो अचानक से एक मंज़र देखा कि भाभी जो आगे-आगे होकर स्वाति को चिढ़ा रही थी, उनका पाँव फिसल गया और वह कुएँ के अंदर गिर गई। जैसे ही भाई ने यह मंज़र देखा, वह भागता हुआ उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बहुत नीचे थी। भाई ने जल्दी महिला बचाव विभाग को फ़ोन कर दिया और कहा कि आकर मदद करें। मैंने जैसे पहले बताया था कि उनका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह जल्दी आ गए और उन्होंने अपनी कार्रवाई जल्दी शुरू कर दी। मेरी माँ को होश आ गया और मैंने कहा कि भगवान ने मदद भेजी है, हमारी बहन को वह लोग बाहर निकाल लेंगे। मैंने उनको यही कहा कि भाई ने गुस्से में ऐसा किया था, लेकिन अभी मदद करने वालों को बुलाया है ताकि मेरी माँ सदमा थोड़ा कम हो जाता। वह लोग अपनी टीम के साथ ये सब कुछ करने लगे और वह भी हैरान हो रहे थे कि 2 औरतें एक साथ कैसे गिरी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों को बाहर निकाल लिया। मेरी बहन की हालत ठीक थी, वह अपने होश में थी, लेकिन बहुत डरी हुई थी। डर से उसका पूरा बदन काँप रहा था। मेरी माँ के गले लग गई और मेरी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने जल्दी-जल्दी उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया और जब भाभी को बाहर निकाला तो वह बिल्कुल बेहोश थी। हमें लगा कि शायद डर से होश बेहोश हो गई। थोड़ी देर में कुछ अजीब-सा महसूस हुआ, जैसे कोई बात हो गई हो। मेरे भाई ने कहा ठीक है, करने शुरू कर दी और उन लोगों ने कहा कि आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वह पानी के अंदर गिर गई थी और डर के मारे उसकी मौत हो चुकी है। जब मेरे भाई को ये खबर सुनाई गई तो वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा और तब से उसने कुछ न बोला। पहले बुरी तरह चिल्लाया और उसके बाद चुप हो गया। बाद में यह खबर भी सामने आई कि भाभी माँ भी बनने वाली थी, लेकिन शायद उसे खुद भी पता नहीं था। हमारे घर में तो पूरी तरह से मातम फैल गया था। भाभी इस दुनिया से चली गई थी और मेरे भाभी की मौत के 2 हफ्ते के बाद यह खबर भी सामने आ गई कि मेरी भाभी का न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर था और वह भाई को पहले कह रही थी कि ये घर बेच दो, नया घर ले लो, उनके नाम करवा दो। भाई को पता चल गया कि भाभी बुरी थी, लेकिन फिर भी वह पहले जैसा नहीं था। उसने मम्मी से माफ़ी मांगी और स्वाति से भी। मेरी बहन ने भी उसे जल्दी माफ़ कर दिया। वह बेचारी ऐसी ही थी। हम तो इस बात से खुश थे कि बस उसकी ज़िंदगी बच गई थी। पता नहीं ये कैसे हुआ था। मेरा भाई ये सब होने के बाद शर्म की वजह से विदेश निकल गए थे। वहाँ पर कई नई नौकरी पकड़ ली। वह बाहर चला गया और अब वहाँ से पैसे भेजता है। हमने अपनी बहन स्वाति की शादी करवा दी। बहुत ही अच्छे इंसान से उसकी शादी हुई। जवान भी है और कुंवारा भी है। पैसे भी अच्छे कमाता है। बस उसकी एक टांग में थोड़ा ऐब है, जिसकी वजह से उसने स्वाति से शादी करने के बारे में सोचा और हमने भी जल्दी रिश्ता स्वीकार कर लिया था। हमारे घर का जमाई बन गया था और इधर ही रहता था। मेरा भी रिश्ता तय हो गया था और आज इस बात को 10 साल हो गए हैं। भाभी के बारे में सोचते हैं तो उसकी बुरी हरकतें याद आती है, लेकिन उन पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वह जवानी में इस दुनिया से चली गई। वह मेरी बहन को चिढ़ा रही थी, हमारे हालात पर हंस रही थी और खुश हो रही थी। शायद भगवान ने उनको सजा दी, वरना सोचने की बात है कि जिस कुएं में मेरी बहन पहले गिरी थी, उसकी जान बच गई और
और वहाँ बाद में भाभी गिरी थी लेकिन उनकी जान नहीं बची। तो ये भगवान की लीला है। और क्या भगवान सब कुछ देख रहा था? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।